नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योत्सना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस प्रोग्राम में हम हर बार खवातीन के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं जिससे कि उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो सके। लेकिन अपने आज के इस शुमारे में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि एजुकेशन की फील्ड से वाकिफ़ है और किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को होना चाहिए, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग जो होनी चाहिए, बच्चों को कैसे हम आगे बढ़ाएं कि जिससे कि ज़िंदगी में उनको किसी भी तरीके की किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये तमाम जानकारियां आज हम हासिल करने वाले हैं। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में जो है वो मौजूद रहेंगी गाजियाबाद के एक जाने माने स्कूल की प्रिंसिपल। तो आइए रुख करते हैं उनका और उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो कि एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी कुछ काम जो है वो कर चुकी हैं। तो आइए हम यहाँ पे खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस सीमा चेहरा जी। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे आज के इस शुमारे में। शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाजरीन के लिए अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे हसीन पन्ने खोलें जिससे कि हम आपके बारे में थोड़ा बहुत जान सकें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमें ये बताएं कि एजुकेशन की फील्ड में आपने किस तरह से कदम रखा और इसके साथ ही प्रिंसिपल बनने तक का सफ़र कैसे तय किया। मुझे 38 साल हो गए हैं एजुकेशन के फील्ड में और मैंने अपनी शुरुआत करी थी एज ए नर्सरी टीचर। और नर्सरी में जब मैं गई हूँ और ओवर दीज 38 इयर्स मैंने नर्सरी से लेकर हर क्लास पढ़ाई है 12वीं तक, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, हर रोल करा है। तो जब मैंने नर्सरी में शुरू करा तो हमारा करिकुलम नर्सरी का ये होता था कि बच्चे A to Z लिखते थे, कैपिटल A to Z स्मॉल लिखते थे, फिर A to Z कर्सिव कैपिटल, फिर A to Z स्मॉल कैपिटल स्मॉल कर्सिव और फिर 1 to 100। और पूरा दिन जो 3-4 घंटे स्कूल में आते थे नर्सरी के बच्चे, पूरा दिन में केवल वो लिखते थे। जो बच्चे टाइम से लिख लेते थे वो खेलने जाते थे, उनके लिए म्यूजिक क्लास होती थी, बाकी केवल लिखते ही रहते थे। और मुझे लगा कि नर्सरी का मासूम सा, उस समय 3.5 साल का बच्चा नर्सरी में जाता था, तो ये कैसे एजुकेशन है। और मैंने बहुत सवाल भी उठे, लेकिन मैंने उसमें ही इंटरेस्ट लाने का, फन लाने का कोशिश की। करते करते मैं, और इसी तरह ये चलता रहा, तो मैंने फिर नया करिकुलम बनाना शुरू किया और फिर मैं एनसीईआरटी में मिली। एनसीईआरटी में एक अर्ली चाइल्डहुड केयर विंग है, उसमें विनीता कौल जी वहाँ की हेड थी उस समय। मैंने एनसीईआरटी में मैंने एक करिकुलम बनाया कि नर्सरी का करिकुलम कैसा होना चाहिए, पूरे अर्ली ईयर्स का बनाया, नर्सरी केजी। मैंने उनको जब दिखाया और उनके साथ मिलकर मैंने उसको फाइन ट्यून करा, उसके अंदर गेम्स डाली और वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। मैं और क्लासेस भी पढ़ाती गई, पर इसी दौरान मैंने वो एक करिकुलम जो बनाया जो आज तक 800 स्कूलों में चल रहा है, एक फन बेस्ड करिकुलम। उसी करिकुलम को मैप करते हुए 30 बुक्स मैंने इतने सालों में लिख ली। वो 30 बुक्स टू इम्प्लीमेंट दैट करिकुलम। उन बुक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्ले मटेरियल बनाया, जो मैंने पता नहीं सैकड़ों किट्स बनाए हैं न्यूमरेसी के लिए, लिटरेसी के लिए। तो फिर एजुकेशनल मटेरियल बना और फिर प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग्स, फिर टीचर ट्रेनिंग्स, उसके तो उस दौरान करते करते और मैं आगे फिर सफ़र बढ़ता गया। मैं 12वीं करी, जिस स्कूल में मैंने शुरुआत की थी मैं वहीं एकेडमिक हेड बनी, फिर मैं यहाँ आ गई, वाइस प्रिंसिपल बनी, प्रिंसिपल बनी। और इस तरीके बहुत कुछ मेरे को ज़िंदगी ने दिया, अपॉर्चुनिटीज़ के नाम पे बहुत करने को मौका मिला। कुछ अवार्ड्स भी मिले जिनमें मैं नाम ले लेती हूँ, नेशनल अवार्ड जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला। और अब मेरी बारी है, बस ज़िंदगी ने मुझे मांगा जितना, उससे ज़्यादा दिया कि मैं वापस दे सकूं। जी बिल्कुल। तो एजुकेशन की फील्ड में हम कह सकते हैं कि आपने मल्टीटास्किंग जो है वो की है, ऐसा माना जा सकता है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल। अभी ऑफ कैमरा जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आपके स्कूल की टैगलाइन जो है वो काफ़ी अच्छी है, अ थिंकिंग स्कूल विद अ सोल। तो आपके स्कूल की जो कोर फिलॉसफी है वो क्या है, किस तरीके से जो है बच्चों के साथ आप डील करते हैं, क्या आपके स्कूल की फिलॉसफी है, वो भी जानना चाहेंगे। तो सबसे अहम है क्यूरियोसिटी। बच्चों के अंदर जो वो क्वेश्चनिंग एबिलिटी होती है, तो हम क्यूरियोसिटी को हार्नेस करते हैं, उस क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और
इसीलिए हम अपने आप को एक थिंकिंग स्कूल कहते हैं। तो हमारे क्लासरूम्स जो हैं दे हैव बिकम थिंक रूम्स, और उन थिंक रूम्स में उनको सोचने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। जब हम लोग स्कूल में थे तो हम एक सवाल का एक ही जवाब होता था, लेकिन अब हम इसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहाँ एक ऐसे सवाल होते हैं जिनके कई जवाब हो सकते हैं। हर बच्चा सोचने को मजबूर होता है, तो उन थिंक लाइंस होती है कमरों में। ऐसे ही हमारा एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लैब है, थॉट्स लैब, जहाँ थिंकोलॉजी क्लासेस होती हैं। थ्रू गेम्स ऑल्सो तो बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो अलग अलग टाइप की थिंकिंग एंड तो इससे एक बच्चों के अंदर जो एक क्यूरियोसिटी हो रही है वो लीड कहाँ कर रही है कि हमारे बच्चे इनोवेटर्स बन गए हैं, क्वेश्चनर्स बन गए, सवाल पूछते हैं। और वो इनोवेशन इस हद तक पहुंच गई है कि अभी रिसेंटली हमारे बच्चों को इंडिया का सबसे बड़ा CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने 30,000 का अवार्ड मिला है। उन्होंने इनोवेशंस बनानी शुरू करी अंधे बच्चों के लिए, लोगों के लिए जो लोग देख नहीं सकते। एक कॉन्ट्रैप्शन बनाई है जो उनके स्टिक पे लग जाती है, और उसके साथ वो बिना किसी मदद कर वो ब्लाइंड आदमी चल सकता है। और अभी मेरा एक बच्चा उसने इंडिया का सबसे बड़ा साइंस फेयर में ग्रैंड जूरी अवार्ड जीता, और अब कैलिफोर्निया गया अपने इनोवेशन को लेकर, जहाँ पे जो इंटरनेशनल साइंस एंड एजुकेशन इंजीनियरिंग फेयर होता है उसके अंदर। तो इस तरह से जो हमारी ये क्यूरियोसिटी है, ये थिंकिंग स्कूल है। हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे बड़ा फोकस करते हैं, इसलिए हम थिंकिंग स्कूल विद द सोल कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो उनका IQ तो हाई हो, लेकिन उनका इमोशनल कोशेंट, उनका EQ भी हाई हो, क्योंकि EQ लाइफ में सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और तो हमारा, अगर आपने कहा कि मिशन क्या है कि दुनिया को और सुंदर और बेहतरीन बनाए, ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड वन चाइल्ड एट अ टाइम, ये हमारी आइडियोलॉजी है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही बेहतरीन जो है आपके स्कूल की आइडियोलॉजी है। और इसी के साथ इस शुमारे में जो है हम आगे और बढ़ना चाहेंगे। कुछ और बातें भी जो है सीमा मैम आपसे हम यहाँ पर जानना समझना चाहेंगे। बहुत सी इस वक्त ख़वातीन जो है वो हमें इस शुमारे के ज़रिए देख रही हैं, और मैं यकीन करती हूँ कि उनमें से कुछ ना कुछ टीचर्स भी ज़रूर होंगी। ऐसे में ये उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी उस्ताद के लिए या किसी टीचर के लिए अगर उनको आगे बढ़ना है तो क्या किसी तरीके की कोई ट्रेनिंग चाहिए, और अगर वो ऑलरेडी एक टीचर हैं तो वो अपने बेटरमेंट के लिए, अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए और क्या कुछ कर सकती हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। मैं समझती हूँ कि टीचर जो है ना, नेशन बिल्डर है, और कोई भी नेशन अपने टीचर के लेवल से ऊपर नहीं उठ सकता। तो बहुत ज़रूरी है कि टीचर जो है टाइम्स के साथ पेस रखे। तो ना केवल वो एक टीचर विद अ मैजिक टच होनी चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है कि पैशन हो, कि टीचर विद अ मैजिक टच वो होती है जिसको हर बच्चा प्यार करता है और जिसके सब्जेक्ट को हर बच्चा प्यार करता है। और वो कैसे होती है? जब वो टीचर अपने सब्जेक्ट को प्यार करे, जब वो टीचर टीचिंग को प्यार करे, और जब वो टीचर अपने हर बच्चे को प्यार करे, तो वो टीचर विद अ मैजिक टच है। अब इस टीचर को आज के ज़माने के हिसाब से क्या करना चाहिए? उसको बनना ही पड़ेगा एक लाइफ लॉन्ग लर्नर। उसको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, चेंजिंग टाइम के साथ मैच करना पड़ेगा अपने आप को। तो सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी के साथ साथ उस टीचर को नए, जो अब इतनी इनोवेटिव पेडागोजीज आ गई हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसने इतनी इंटरेस्टिंग इनोवेटिव पेडागोजीज बताई हैं, जैसे कि स्टोरी बेस्ड पेडागोजी, आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडागोजी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्टिव लर्निंग। तो इन चीज़ों के साथ उसको वाकिफ़ होना है। इसके अलावा आज की टीचर को टेक्नोलॉजी पे कमांड पाना है। टेक्नोलॉजी आगे का रास्ता है, इट इज़ द फ्यूचर। तो उसको आपको उस पे कमांड पाना है। और अब बिल्कुल सामने हमारे जो स्टेयर कर रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाइमेट चेंज से भी ज़्यादा दुनिया को बदलने वाला है, और हमारी टीचिंग की दुनिया को भी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से आप ऐसे लेवरेज करेंगे कि आप और बेहतरीन टीचर बन जाए, आपके बोरिंग काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करे, आपको एक असिस्टेंट मिल जाए, और बच्चों की लर्निंग को पर्सनलाइज भी कर दो, और उनके सोशो इमोशनल वैल्यूज़ को आप इन्हांस करने के लिए अपने लिए समय निकाल लो, ताकि आप बच्चे की ह्यूमननेस पे फोकस करो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी नोटबुक्स चेक करे, आपके पेपर बनाए। तो इस तरीके से इस पे आपको ग्रिप लानी है।
तो ये जो हमारी कुछ टीचर्स जो हैं इस वक्त अगर हमें देख रही हैं तो आपको बहुत ही आसान सा तरीका यहाँ पर सीमा मैम ने बताया है कि किस तरीके से आप अपने बेटरमेंट के लिए या फिर अगर आप अपनी खुद की ट्रेनिंग करना चाहती हैं तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो शुमारा है, हमारा ये जो प्रोग्राम है वो ख़ास तौर से होता है जो हमारी ख़वातीन हैं उनके लिए। तो घर में इस वक्त बहुत सी वालदा जो है वो हमें देख रही होंगी, कुछ टीचर्स हमें देख रही होंगी। तो सीमा मैम, आजकल हम देखते हैं स्कूल ने थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजीज भी चेंज की हैं। एक ज़माना था जब बच्चों से ऊंची आवाज़ में भी बात की जाती थी, उन्हें डांटा भी जाता था, लेकिन अब एक समय ऐसा आ गया, अब ये वक्त थोड़ा सा इस वक्त में थोड़ी करवट ली है। तो इसमें अब कहा जाता है कि टीचर्स जो है वो बच्चों से ऊंची आवाज़ में बात ना करें, उन्हें डांट नहीं सकते। तो ऐसा बदलाव, ऐसा चेंज जो है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्यों आया? क्या ये आना ज़रूरी था? देखिए, मेरा मानना है कि किसी के साथ भी, इंसान क्या, जानवर क्या, पौधा क्या, किसी के साथ भी ऊंची आवाज़ में अग्रेशन दिखाना कभी रिजल्ट नहीं ला सकता। ये तो एक फॉर्म ऑफ वायलेंस है। तो ये तो कभी डन था ही नहीं। पहले पॉलिसियाँ नहीं थी, अब पॉलिसी हैं। लेकिन मैं अब स्कूल में 38 साल से जब हूँ तो बड़ा क्लियरली दिखता है। देखिए, बच्चों के साथ हमेशा लव जो ला सकता है वो फियर नहीं ला सकता। तो प्यार से किसी को भी आप जीत सकते हो, डरा के तो टेम्पररीली कोई रिजल्ट आ सकता है फास्ट, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी, वो लास्टिंग रिजल्ट नहीं होगा। तो रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो एक हर बच्चे का क्या, हर ह्यूमैनिटी के हर इंडिविजुअल का हक है, इवन एक एनिमल का। तो ये हमेशा था, ये ऐसा नहीं है। अब रूल्स बन गए हैं, जो कि अच्छी बात है कि ये रूल्स बन गए हैं। तो अब मैंने देखा है कि जो बच्चे रिस्पेक्ट के एनवायरनमेंट से आते हैं स्कूल में, उनके साथ काम करने में तुम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ला सकते हो। लेकिन जो बच्चे कभी ऐसे घर से आते हैं जहाँ उनके साथ उनको पीटा जाता है या उनको मारा जाता है, या जब मम्मी पापा थक जाते हैं, गुस्से में आते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में बच्चे को थप्पड़ मार देते हैं, जो कि पहले ज़माने में टीचर्स भी कर देते थे। उससे बच्चा सुधरता नहीं था, इम्प्रूवमेंट कभी नहीं होती थी। बस ये होता था कि उनका काम आसान हो जाता था, बच्चे को चुप करा देते थे, लेकिन ग्रोथ होती थी उससे? नॉट एट ऑल, आई डोंट बिलीव सो। मेरे को नहीं लगता ऐसा होता। तो इसीलिए शायद ये ऐसे कुछ अब पॉलिसी बन गई है। चाइल्ड राइट्स की बात ही नहीं थी पहले इस देश में, अब चाइल्ड राइट्स की बात होती है, तो इसलिए ये रूल्स बन गए हैं और बहुत अच्छा है कि ये बन गए हैं। तो काफी बेहतर रूल्स जो हैं वो ये बनाए गए हैं। बिल्कुल, बहुत नीडेड थे ये। जी बिल्कुल। और इस वक्त जब हम बात करते हैं खवातीन की, तो इस वक्त बहुत सी माएँ जो हैं वो हमें देख रही हैं। खासतौर से उनके नज़रिए से मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर करना चाहूँगी कि माएँ जो कि पूरा वक्त जो है वो अपना घर में बिता देती हैं, बच्चों की परवरिश में, घर के कामों में जो है उनका पूरा समय जाता है, लेकिन ऐसे में जब बच्चा स्कूल से घर आता है तो कई बार डरा सहमा होता है, कई बार वो अपने दिल की बात जो है वो नहीं अपने ज़ुबान पे लेकर आ पाता। ऐसे में वो, क्योंकि बच्चा माँ की कोख में रहा है इतने समय तक, तो सबसे ज़्यादा जो उसका लगाव है, जो उसका अटैचमेंट है वो अपनी माँ के साथ होता है। तो खास तौर से माँओं के लिए आप यहाँ पर क्या एडवाइस देना चाहेंगी? किस तरीके से बच्चे के दिल की बात को जो है वो ज़ुबान पे आराम से लाया जा सके, खासकर तब जब बच्चा अपने एक हार्ड वक्त से, एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा हो? ये ज़्यादातर ना एडोलेसेंस के साथ या एडोलेसेंट टू बी के साथ ये वाली इशू आती है। छोटे बच्चे तो आते हैं, मम्मी को जैसा भी लग रहा है वो अपनी आते ही अपनी पूरी बात बताने लग जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे, पहले ज़माने में 9वीं क्लास थी, अब तो मैं देखती हूँ 7वीं क्लास में भी होते हैं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, वो तो पेरेंट्स से अक्सर ये सुनने को मिलता है कि मेरा बच्चा जो सब कुछ पहले शेयर करता था, अब वो ना कुछ बताता नहीं है। कुछ मैं पूछूं तो कभी यस, नो, ओके, 2 शब्दों में जवाब दे देता है, पर कभी भी खुल के कोई बात नहीं करता। परेशान लग रहा हो, पूछो तो कुछ नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये एक ट्रेंड बना आ रहा है कि कम्युनिकेशन ही जैम हो रही है बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। तो मैं ये वाली बात पर बल्कि करना चाहूँगी। तो ये जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। सोसाइटी के प्रेशर होते हैं, क्या बनना चाहते हो, कैसे दिखते हो, इनके ऊपर पीयर प्रेशर होता है, फ्रेंड्स के बीच में मेरे को कितने वो मिले, टिक्स मिले, लाइक्स मिले। तो ये सारे प्रेशर्स होते हैं। उसके अलावा उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस के भी प्रेशर्स होते हैं। अब जब बच्चे की पेरेंट्स अक्सर
कभी कभी रवैया ऐसा होता है और काफ़ी हो जाता है ये कि वो भी एक प्रेशर पॉइंट अगर बच्चे की लाइफ में बन जाते हैं तो कम्युनिकेशन का कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर बच्चा कोई परेशानी के साथ आया है तो बड़ा ज़रूरी है, जो मदर्स देख रही हैं, कि सुने, एक कदम पीछे हटें। हम लोग अडल्ट्स कभी कभी क्या करते हैं, जल्दी से रिप्लाई कर देते हैं, जल्दी से फिक्स कर देते हैं, उस बात को छोटा कर देते हैं, अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही है, ये तुझे लग रहा है। नहीं, बट जो मैजिक वर्ड्स हैं जो बच्चों को सुनने हैं वो हैं आई अंडरस्टैंड। स्टेप बैक लो, सुन लो, उनको टाइम और स्पेस दो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी खुद चॉइसेस बना सकें, अपनी डिसीजन ले सकें। तो कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों के कम्युनिकेशन बच्चों के साथ ख़राब करते हैं, वो हैं बीइंग जजमेंटल अबाउट देम, या कंपेयरिंग, अपने बच्चे को किसी और के साथ कंपेयर करना, कि बड़े वाले भाई के साथ या छोटे वाली बहन के साथ या नेबर के बच्चे के साथ। ये चीज़ें बच्चे की सेल्फ एस्टीम कम कर देती हैं, इनसिक्योर फील कराती हैं, और उससे भी अक्सर घरों में ये देखा जाता है कि कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं ब्लॉक हो जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि कॉन्वर्सेशन चलते रहें। तो उसके लिए कहीं, और ये स्क्रीन भी उसको ख़राब कर रहा है कि अभी 8वीं की एक लड़की पिछले 2 हफ्ते पहले ही मुझे ये कह रही थी कि हमने एक गेम रखी हुई थी जिसमें हर बच्चे ने अपनी एक प्रॉब्लम बतानी थी पर अपना नाम नहीं लिखना था। तो उसका ये था कि आई विश कि मेरी मम्मी मेरी तरफ देखती जब वो मुझसे बात करती है। तो आई थिंक बच्चों का भी एक एंगल है इसमें, पर ये एक प्रॉब्लम बन रही है जिसका एड्रेस करना जरूरी है। जब हम अडल्ट हो जाते हैं, जब हम एक पेरेंट बन जाते हैं, तो हम थोड़ा अपना ही रुबाब उनके ऊपर दिखाना चाहते हैं, उनकी बात जो है वो नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। ये तो लेकिन एडोलसेंट के लिए हो गई बात, ये जो हमारे 13 से 15 साल 16 साल तक के बच्चे हैं, ये तो उनकी बात हो गई। लेकिन अब अगर हम बात करें जो बच्चा अब स्कूल जाना शुरू करेगा, कुछ माएँ ऐसी भी हैं जिनके बच्चे अब स्कूल जाना शुरू करेंगे, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको वो ध्यान में रखें, खास तौर से किस तरीके से बच्चों की ट्रेनिंग जो है वो शुरू करनी चाहिए? क्योंकि कई बार होता है सुबह के समय हम देखते हैं कि बच्चा उठने में थोड़ी आनाकानी करता है, थोड़ा आलस होता है, तो कब से माएँ जो है वो बच्चों की ट्रेनिंग शुरू करें, इसके बारे में क्या बताएंगी? ये ट्रेनिंग शब्द ना मुझे बच्चों के साथ सूटेबल नहीं लगता। मेरी नज़र में अगेन बच्चा एक छोटा सा बड है, और ये बड जो है ये ब्लॉसम करेगा। इसको ऊपर खींचोगे तो जल्दी जल्दी नहीं बड़ा होगा, जल्दी जल्दी नहीं खिलेगा। बस राइट टेम्परेचर, राइट अमाउंट ऑफ वाटर, राइट अमाउंट ऑफ नर्चरेंस और थोड़ा सा प्यार इज़ इनफ फॉर द चाइल्ड टू बी रेडी फॉर स्कूल। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं कि किसी भी ऐसे छोटे मोटे स्कूल में डाल दें। ये बहुत ज़रूरी है, जो शुरू के एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है 0 to 6 ईयर्स, ये पहले 2000 दिन बच्चे की लाइफ के विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, और इस टाइम में ब्रेन डेवलपमेंट 85% हो जाती है। तो सोचिए सिर्फ 15% रह जाती है 6 साल की उम्र के बाद जो डेवलपमेंट होगी। तो आप क्या बनोगे, आप कैसी शेप लोगे, आप कितना थिंकिंग इंडिविजुअल बनोगे, वो सब होता है, डिपेंडेंट होता है पहले 6 सालों में। तो क्या होना चाहिए उन 6 सालों में? उन 6 सालों में बच्चे को एक मेंटली स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, जहां उसको सोचने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, छोटे छोटे चैलेंजेस मिलें, कुछ सवाल हों जिनका उनको आंसर देना है। तो इनके इसलिए अगर बच्चा पूरा दिन सपोज करे मेड के साथ 4 साल की या 3 साल की उम्र में टेलीविज़न देख रहा है, तो उसका ब्रेन अलग तरह से डेवलप होगा उन 6 सालों में, बाकायदा उस बच्चे का जो कहीं और फ्रेंड्स के साथ बैठा एक पजल सॉल्व कर रहा है। तो इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह की स्टिमुलेशन, तो एक कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट ज़रूरी है बच्चे को मिलना इन अर्ली ईयर्स में। जो हम अक्सर सोचते हैं अभी कोई बात नहीं, बाद में स्कूल चला जाएगा, ये साल ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छा स्कूल ढूंढें जहाँ कम बच्चे हों एक क्लास के अंदर, प्यार भरा, सेफ एंड इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट हो। मैं पेरेंट्स को ये एडवाइस करूँगी, क्योंकि आजकल स्कूल के अंदर एनवायरनमेंट भी सेफ हो, ये भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि बच्चे भी अपने आप को सेफ फील करें, और घर बैठे जो पेरेंट्स हैं उनको भी लगे कि हाँ हमारा बच्चा जो है वो एक अच्छी स्कूल में जो है, अच्छे स्कूल में पढ़ने गया है और एक सेफ एनवायरनमेंट में जो है वो ग्रो कर रहा है। यहाँ पर एक सवाल मेरा और रहेगा आखिरी सवाल से पहले। बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो मल्टीटास्किंग करे, हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई में भी अच्छा हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, डांस भी कर ले, गाना भी गा ले। आपको क्या लगता है कि
क्या बच्चों के ऊपर या कहें कि उनके छोटे से ब्रेन के ऊपर क्या इस तरीके का प्रेशर डालना ज़रूरी है? कितना इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ ये जो हमारे को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर काम करना? एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन तो कभी सिर्फ पढ़ाई था ही नहीं। एजुकेशन का मतलब है कि ये हर बच्चा अलग तरह का है, यूनिक है। इस बच्चे को अपना बेस्ट सेल्फ बनना है और वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं आएगा, जिसको एकेडमिक कहते हैं। पढ़ाई की परिभाषा है कि उसके अंदर एजुकेशन हेड की भी होनी चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन एजुकेशन ऑफ द हैंड भी होनी चाहिए, एजुकेशन ऑफ द हार्ट भी होनी चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चे को आर्ट्स भी सिखाए जाएं, स्पोर्ट भी सिखाए जाएं, कोई स्किल भी सिखाया जाए जो चीज़ वो अपने हाथ से कर सके, ताकि 12वीं क्लास के बाद वो कमा भी सके। सिर्फ 12वीं क्लास की पढ़ाई के बाद मार्क्स ले आएगा तो उसका कुछ नहीं कर पाएगा आगे 13वें साल में। तो इट इज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन की डेफिनेशन ही ये है होलिस्टिक एजुकेशन। ये एक तरफा पार्शियल एजुकेशन ही नहीं है। तो अब आपसे एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर लूँगी चलते चलते, क्योंकि हम एजुकेशन की इतनी ज़्यादा हमने बात करी है यहाँ पर और बहुत अच्छी एडवाइस जो है वो अब तक आपने पहुँचाई है हमारे कार्यक्रम के ज़रिए आगे। यहाँ पर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में आप कोई एक चीज़ चेंज करना चाहें तो वो क्या होगी? आपके पिछले क्वेश्चन से जुड़ जाएगी। मैं चाहूँगी कि ये जो असेसमेंट सिस्टम है, जो क्या हो गया है कि एजुकेशन बन गई है कि मार्क्स सेंट्रिक, कि कैसे कितने नंबर आएंगे ये एजुकेशन की क्वालिटी बन गई है। ये है नहीं, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है कि ज़्यादा नंबर आए तो ज़्यादा एजुकेटेड है ना। तो मैं चाहूँगी कि हमारा असेसमेंट सिस्टम चेंज हो। असेसमेंट सिस्टम ऐसा ना हो कि एक दिन, अभी आजकल बोर्ड एग्जाम्स चल ही रहे हैं, कि बच्चों ने एक एग्ज़ाम दिया, उस एक एग्ज़ाम के बेसिस पर वो 90% बन गया, 100% बन गया, 60% बन गया। नहीं, बच्चे के उसका बिहेवियर, उसका रिलेशनशिप बिल्डिंग, एबिलिटी टू फॉर्म रिलेशनशिप विद पीपल से लेकर उसकी आर्ट्स में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, ये, और इसके अलावा उसका कितने बैलेंस ढंग से पढ़ता है, तो ओवर कंटिन्यूअसली उसको कैसे वो लर्न करता है, कैसे उस लर्निंग को यूज़ करता है, अप्लाई करता है और लर्न करने के लिए, इन चीज़ों पे बेस्ड होना चाहिए हमारा असेसमेंट सिस्टम। तो मैं असेसमेंट सिस्टम चेंज करूँगी ज्योत्सना जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई, अपने इतना अहम समय हमें आपने अपना इतना अच्छा वक्त दिया। बहुत अच्छी एडवाइस जो है वो आपने यहाँ पर जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं इस वक्त इस शुमारे को, और मैं पूरी उम्मीद करूँगी कि जितनी भी बातें आज हमने कही, चाहे वो टीचर्स की ट्रेनिंग से रिलेटेड हो या फिर किस तरीके से पेरेंट्स को बच्चों के साथ अपना रिलेशन बनाना हो, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में किस तरीके का तालमेल जो है वो होना चाहिए, ये तमाम जानकारियाँ आज हमने ली। तो एक बार फिर से आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सीमा मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई और बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, ये जो लम्हे आपने मुझे दिए अपने और दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू आपको भी और आपके प्रोड्यूसर्स को भी, थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, हमारे आज के इस शुमारे में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि हमारे आज के शुमारे में जो भी हमने बातचीत की, जो भी हमने बातें जानी, वो आपके ज़रूर काम आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।